शाम में किचन का काम निपटा रही थी कि अचानक विनीत जी को जल्दी घर पर आया दिख मैं चौंक गई। मैं जल्दी जल्दी चाय चढ़ाने लगी। जानती हूँ आते ही इनकी चाय की फरमाइश शुरू हो जाएगी। 5 मिनट बाद चाय निकाल कर जल्दी से सासू माँ के कमरे में पहुँची। ऑफिस से आकर मेरे पति विनीत की हाजिरी वही लगती है। ससुर जी का ब्लड प्रेशर, सोनू भैया का कॉलेज, सभी की जानकारी लेने के बाद आखिर में मेरी खोज खबर ली जाती है, वह भी रात के डिनर का मेन्यू तय करने के लिए। ससुर जी भी शाम की सैर से आ गए थे, उनके लिए भी चाय लेकर आई। जल्दी मैं नाश्ते की प्लेट रसोई में ही रह गई। बस सांस झट से बोल पड़ी, बहू इनकी पोहे की प्लेट कहाँ है। मैं कुछ जवाब देती उससे पहले ही विनीत का भाषण शुरू हो गया। रेखा, 2 महीने हो गए हमारे घर आए, पर तुम अभी तक भी नियम कायदा नहीं सीख पाई हो। कल सास का कमरा साफ नहीं हुआ था। उससे पहले सोनू के कपड़े प्रेस करना भूल गई थी। सास ने जले पर नमक बुरकते हुए कहा, पराए घर की लड़कियां हैं, ससुराल को अपना घर कहाँ समझती हैं। मैं मन महसूस कर रह गई, कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं सुबह से लेकर देर रात तक इस घर में सबकी फरमाइशें पूरी करने के लिए चक्कर घिन्नी की तरह घूमती हूँ। फिर भी पराया घर, पराया खून, बस यही उपाधियाँ मिलती हैं। मैं बोझिल कदमों से रसोई में आकर रात के डिनर की तैयारी में जुट गई। खाना तैयार कर मैं 2 घड़ी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी तो सास ससुर जी को कमरे में अपने श्रवण कुमार बेटे विनीत से धीमे स्वर में बतियाते देखा तो कदम सुस्त हो गए। ध्यान से सुनने पर पता चला विनीत 8 दिनों के लिए मुंबई टूर पर जा रहे हैं, इसलिए आज जल्दी घर आ गए थे। मन में टीस सी उठी कि जो खबर सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी उसे अभी तक इस बात का पता ही नहीं। अभी 2 महीने पहले ही आंखों में सपने लिए ससुराल आई थी, पर अपनापन कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सबने एक बेगानेपन का नकाब सा ओढ़ रखा है। हाँ, सोनू भैया को जब कोई काम होता है तो अपनापन दिखाकर करवा लेते हैं। विनीत के प्यार की बरसात तभी होती है जब रात होती है। मैंने जल्दी से मसाले वाले गाउन बदल हाथ मुंह धोकर साड़ी पहन ली। बाल खोलकर सुलझा रही थी कि विनीत सीटी बजाते हुए बड़े हल्के मूड में कमरे में आ गए। मुझे तैयार होते देख मुस्कुराते हुए अपनी बाहों के घेरे में लेने लगे तो मैंने पूछा, आपने जल्दी आने का कारण नहीं बताया। विनीत बोले, अरे कुछ खास नहीं, 8 दिनों के लिए मुंबई टूर पर जा रहा हूँ। मैंने शर्माते हुए कहा, मैं 8 दिन आपके बिना कैसे रहूँगी, मेरा मन नहीं लगेगा आपके बिना। मुझे भी साथ ले चलो ना, वैसे भी शादी की बात कहीं घूमने भी तो नहीं गए। यह सुनते ही इनका सारा रोमांस काफुर हो गया। मुझे बाहों के बंधन से अलग करते हुए बोले, मेरी गैर मौजूदगी में सास ससुर जी का ख्याल रखने के बजाय घूमने फिरने की बात कर रही हो। मम्मी सही कहती है कि बहुएं कभी अपनी नहीं होती, पराया खून पराया ही होता है। यह सुनकर मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। विनीत भी अनमनी से प्यार मोहब्बत का एपिसोड अधूरा छोड़ डिनर के लिए सास ससुर जी को बुलाने चले गए। सोनू भैया भी आ पहुँचे थे। मैं ससुर जी की पसंद के भरवा करेले और सबकी पसंद की अरहर की दाल व चावल परोस कर गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी। सब डिनर कर कुर्सियां खिसका कर उठ खड़े हुए। मुझे ना तो किसी ने खाने के लिए कहा, ना कोई मेरे लिए खाना परोसने खड़ा हुआ। मैंने भी लाज शर्म छोड़ जल्दी से हाथ धोकर अपनी थाली लगा ली। बचा खाना मेरी प्रतीक्षा में था। भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए खाना को जल्दी खा लिया। सास के कमरे के बाहर लगे वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी कि सासू माँ की व्यंग्यात्मक आवाज़ कानों में पड़ी, देखा आपने, नई बहू वाली तो कोई बात ही नहीं है रेखा में। मैं जब आई थी तो सास ननद से पूछे बिना रोटी नहीं तोड़ती थी, यहाँ तो मामला ही अलग है। यह सुनकर मन कड़वाहट से भर उठा कि यह क्या जाहिलपन है। नई बहू यह नहीं करती, पराए घर की पराया खून, बस यही सुन सुनकर कान पक गए। सास की बातों को दरकिनार कर मैं अपने कमरे में चली गई। वहाँ विनीत अपने कपड़े फैलाए बैठे थे। पास ही सूटकेस रखा था। समझ गई साहब जाने की तैयारी में लगे हैं। मैं बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ उन्हें उठाते हुए बोली, हटिए, मैं आपका सूटकेस तैयार कर देती हूँ। अब आपको यह जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं है, विनीत ने हाथ झटकते हुए कहा।
अरे यार, कंफ्यूज ना करो। तुम्हें मेरी पसंद नापसंद कुछ पता भी है? मैं चुप लगाकर बाहर बालकनी में आकर खड़ी सड़क की रौनक देखने लगी। मन बहुत खिन्न था। पहली बार विवाह के बाद बाहर जा रहे हैं, अकेले कैसे रहूँगी? होने को भरा पूरा घर है, ऐसा कोई कष्ट भी नहीं है, परंतु ससुराल में जो सबकी अलगाव की भावना मुझे अंदर ही अंदर सालती थी। मैं पेड़ से टूटी डाली की तरह एक और पड़ी थी। कुछ दिन पहले की बात है। इनकी बहन रूबी जीजी आई थी। मेरी हम उम्र भी थी। मैं मन ही मन बहुत उत्साहित थी कि रूबी जीजी से खुलकर बातें करूंगी। इतने दिनों से लाज संकोच ही पीछा नहीं छोड़ता था कि कहीं कुछ गलत ना बोल जाऊं। नई नवेली थी, जबान खुलती ही न थी। मैं अल्पभाषी थी, मगर अब सोच लिया था कि रूबी जीजी को अपनी दहेज में मिली साड़ियों और उपहारों को दिखाऊंगी। वे कुछ लेना चाहेंगी तो उन्हें दे दूंगी। उनकी ससुराल में मान बढ़ेगा। मैंने बड़े चाव से सोनू भैया से उनके खाने पीने की पसंद पूछकर उनकी पसंद का मटर पनीर, भिंडी, मेवे वाली खीर बना दी। मैं हल्का सा मेकअप कर तैयार हो रूबी जीजी का बेकरारी से इंतज़ार करने लगी। रूबी जीजी नन्हे अथर्व को लेकर अकेले ही आई थी। उन्हें देखकर मैं बहुत उत्साहित से आगे बढ़ी और उन्हें गले लगा लिया। मुझे लगा जैसे मेरी कोई बचपन की सहेली है, पर रूबी जीजी तुरंत मुझे स्वयं से अलग करते हुए एक औपचारिक सी मुस्कान देकर माँ माँ करते हुए कमरे में चली गई। मुझे ठेस सी लगी, पर मैं सब कुछ भूलकर ननद की सेवा में जुट गई। माँ बेटी को एक कान देने के लिए मैं रसोई में ही बनी रही। छुट्टी का दिन था, सब घर में ही थे। सांस के घुटनों का दर्द बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया, बहू खाना मेरे कमरे में ही लगा दो। एक अतिरिक्त टेबल रखकर मैं खाना रखने की व्यवस्था कर किचन में चली गई। किचन में जाकर मैंने जल्दी जल्दी चपातियाँ बनाईं। सास के कमरे में खुशनुमा महफिल जमी थी। ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। मैं जैसे ही खाना लेकर कमरे में पहुंची, सब चुप हो गए, मानो कमरे में कोई अजनबी आ गया हो। हंसने वाले चुप हो गए, बोलने वालों ने बातों का रुख बदल दिया। खाना टेबल पर लगाकर मैं जल्दी जल्दी चपातियाँ देने लगी। खाना खाने के बाद रूबी जीजी और सोनू बर्तन समेटकर रसोई में रखने आ गए। किचन से निकलते समय वे बिना मेरी ओर देखे बोले, आप भी हमारे साथ खा लेती भाभी। मैं कोई जवाब देती उससे पहले ही सोनू व जीजी किचन से जा चुके थे। एक बार फिर महफिल जम गई। मैं बाई के साथ मिलकर रसोई संभालने लगी। बड़ा मन कर रहा था कि मैं भी उनके साथ बैठूं, घर के और सदस्यों की तरह हंसी मजाक करूं, पर न मुझे किसी ने बुलाया और न ही मेरी हिम्मत हुई। शाम की चाय के बाद रूबी जीजी जाने को तैयार हो गई। सोनू ऑटो ले आया। विनीत और ससुर जी आंगन में खड़े जीजी से बतिया रहे थे। मैं भी वहीं पास जाकर खड़ी हो गई। ऑटो आते ही मैं लपक कर आगे बढ़ी, पर जीजी सिर पर पल्ला लेते हुए बोली, बाय कहकर ऑटो में जा बैठी। देखते देखते ऑटो चला गया। मैं ठगी सी वहीं खड़ी रही। अलगाव की पीड़ा ने मुझे बहुत उदास कर दिया था। सोनू की आवाज़ मुझे एक बार फिर वर्तमान में खींच लाई। सोनू ने बताया कि आप मायके से पापा का फ़ोन आया है। मैंने सोनू से मोबाइल लेकर पापा के कुशल मंगल पूछा तो उन्होंने बताया कि 30 मार्च को उनका रिटायरमेंट का आयोजन है। मुझे सपरिवार आमंत्रित किया। तब ससुर जी ने मेरे पापा से ना आ पाने के लिए क्षमा याचना करते हुए मुझे भेजने की बात कही। तय हुआ कि सोनू मुझे बस में बैठा देगा। वहाँ बस अड्डा से आकाश मुझे ले लेगा। अपने मायके जाने की बात सुनकर मुझे तो जैसे खुशियों के पंख लग गए। पग फेरे के बाद मैं पहली बार वहाँ अकेली रहने जा रही थी। मैं भी अपना सूटकेस तैयार करने के लिए उतावली हुई जा रही थी। विनीत प्यार से छेड़ने लगे, चलो अब तो हमारी जुदाई का गम ना झेलना पड़ेगा। विनीत बहुत रोमांटिक मूड में थे। मैं भी फागुनी बयार की तरह बही जा रही थी। पूरे मन से विनीत की बाहों में समा गई। कब रात बीती पता ही नहीं चला। पड़ोस के घर बजे शंख से नींद खुली। 5 बज गए थे। जल्दी से उठकर नहाकर नाश्ते की तैयारी में जुट गई। इन्हें भी आज जाना था। मुझे कल सवेरे निकलना था, अतः जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। महीने भर का राशन आया पड़ा था, उसे जल्दी जल्दी डब्बों में भरने लगी। मैं सोच रही थी मेरे जाने के बाद किसी को सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो। तभी सासू माँ किसी काम से किचन में आ गई। मुझे ये सब करते देख बोली, बहू तुम यह सब रहने दो, मैं काम वाली से कहकर भरवा दूंगी। तुम माँ के यहाँ जाने की खुशी में
सूजी में बेसन और अरहर में चना दाल मिला दूंगी। यह काम तसल्ली से करने के होते हैं। मेरे मन में जो खुशी नृत्य कर रही थी उसे विराम सा लग गया। बिना कुछ कहे मैं उठ खड़ी हुई। मन में सोचने लगी कि अब तो यही मेरा घर है, कैसे इन सबको विश्वास दिलाऊं। अपने कमरे में जाकर विनीत ने जो सामान इधर उधर फैलाया था उसे यथास्थान रखने लगी। विनीत नहाने गए हुए थे। अचानक दिमाग में आया कि पापा के रिटायरमेंट पर कोई उपहार देना बनता है। छोटी बहन रूपा और भाई आकाश को भी बड़ी होने के नाते कुछ उपहार देना पड़ेगा। सोचा विनीत नहा कर आ जाएं तो उनसे सलाह करती हूँ। वैसे उनके जाने में 1 घंटा ही शेष था। वे मुझे उपहारों की शॉपिंग के लिए अपना साथ तो दे नहीं पाएंगे। हाँ, क्या देना है इसकी सलाह ज़रूर दे देंगे। मैं आतुरता से उनका इंतज़ार करने लगी। विनीत नहा कर निकले तो बहुत जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। उनकी जल्दबाजी देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था अपनी बात कैसे शुरू करूं। जैसे ही वे तैयार हुए मैंने झट से अपनी बात उनके सामने रखी। सुनकर झल्ला उठे। बोले, अरे रेखा, तुम भी मेरे निकलने के समय किन पचड़ों में डाल रही हो। इस समय मैं उपहार देने लेने की बातें सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम जानो और तुम्हारे पापा का रिटायरमेंट, कहकर अपना पल्ला झाड़ उठ खड़े हुए और सास की कमरे में चले गए। जाते जाते अपना सूटकेस भी ले गए, यानी वहीं से विदा हो जाएंगे। मैं जल्दी से नाश्ता लगाकर ले गई। मेरे मन के उत्साह पर विनीत की बातों ने पानी सा डाल दिया था। मुझे लगा जाते समय विनीत मुझे कुछ रुपए अवश्य दे जाएंगे, पर नाश्ता करके हटे ही थे कि गाड़ी आ गई। अच्छा बाय रेखा, कहकर गाड़ी में जा बैठे। मैं देखती ही रह गई, परेशान सी खड़ी रह गई। सोचने लगी उपहारों के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। जिस पर हक था वह तो अनदेखा कर चला गया। सास ससुर से रुपए मांगने में लज्जा और स्वाभिमान दीवार बन गया। अचानक याद आया विदाई के समय विदेश वाली बुआ ने कुछ नोट हाथ में थमाए थे, जिन्हें उसने बिना देखे संदूक के नीचे तल में डाल दिए थे। जल्दी से कमरे में जाकर संदूक की तलाशी लेने लगी। एक साड़ी को झाड़ने पर कुछ नोट गिरे। ऐसे लगा कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया। लेकिन गिने तो फिर निराशा ने घेर लिया। केवल 3000 रुपये ही थे। उनमें अच्छे उपहार आना कठिन था। सोनू भैया से हिम्मत करके साथ चलने के लिए मिन्नत की तो वे मान गए, पर बोले, भाभी आपका बजट कितना है, उसी अनुसार दुकान पर ले चलता हूँ। मैंने जब धीमी आवाज़ में बताया कि 3000 रुपये हैं तो सोनू भैया ने व्यंग में मुस्कुरा कर कहा, भाभी फिर तो आप पटरी वालों से ही खरीदारी कर लें। मुझे कुछ पटरी वाले आवाज़ देने लगे तो मैं कुछ कपड़े देखने लगी। कपड़े वास्तव में काम चलाऊ थे। जीन्स टॉप वगैरह सभी कुछ था। रूपा और छोटे भाई आकाश के लिए सस्ते से कपड़े खरीदकर पापा और मम्मी के लिए कुछ ठीक ठाक ही लेना चाहती थी। किसी तरह माँ के लिए एक सस्ती सी साड़ी और पापा के लिए एक शॉल लेकर घर लौट आई। ऑटो के पैसे सोनू भैया ने ही दिए। इतना घटिया सामान खरीदा, फिर सोनू को कुछ खिलाना पिलाना तो दूर, उल्टे ऑटो तक के पैसे ले लिए। मैं शर्म से गड़ी जा रही थी। कैसे बताती अपनी पसंद के बारे में। कभी कभी इंसान हालात के हाथों मजबूर सा हो जाता है। अगले दिन सोनू भैया ने मुझे बस में बैठा दिया। सास ने एक मिठाई का डब्बा देकर अपना कर्तव्य निभा दिया। शादी के बाद पहली बार अकेली मायके जा रही थी। दिल खुशी से धड़क रहा था। पिछली बार तो पग फेरे के समय वे साथ थे। मम्मी पापा भाई बहन से ज़्यादा बातें करने का अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि विनीत हर समय साथ रहते थे। अगले दिन वापस भी आ गए थे। मन रोमांचित हो रहा था कि इस बार अपनी प्यारी सहेली निकिता से भी मिलूंगी। रूपा और आकाश मेरे बाद कितने अकेले हो गए होंगे। उन दोनों की चाहे पढ़ाई से संबंधित समस्या हो या कोई और, हल अपनी रेखा दीदी से ही पूछते थे। मम्मी का भी दाहिना हाथ मैं ही थी। पापा मुझे देख गर्व से फूले न समाते। यही सोचते सोचते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। झटके से बस रुकी। मैंने देखा मंजिल आ गया था। मैं पुलकित हो उठी। बस की खिड़की से झांका तो आकाश तेज कदमों से बस की ओर आता दिखा। बस से उतरते ही आकाश ने मेरा सूटकेस थाम लिया। उसे देख खुशी से मेरी आंखें भर गई। 2 ही महीनों में आकाश बहुत स्मार्ट हो गया था। नए स्टाइल में सवरे बाल, आंखों पर काला चश्मा लगा था। घर पहुंचते ही ऐसा लगा
मानो कोई खोई हुई चीज़ अचानक मिल गई हो। मैं सबसे टूट कर मिली। मम्मी पापा ने पीठ पर हाथ फेर कर दुलारा। मुझे लगा कि मैं इस प्यार के लिए कितना तरस गई थी। मेरा और ससुराल का हाल चाल पूछ मम्मी किचन में चली गई। मैं पापा की सेहत और रूपा व आकाश की पढ़ाई के बारे में पूछताछ करने लगी। बड़े अच्छे माहौल में खाना ख़त्म हुआ। आकाश और रूपा मेरी अटैची के आसपास घूमने लगे। बोले, बताओ दीदी, दिल्ली से हमारे लिए क्या लाई हो। मैं शर्म से गड़ी जा रही थी कि किस मुंह से उपहार दिखाऊं। मैं अनिच्छा सी हो उठी और दोनों की पैकेट निकाल कर दे दिए। पैकेट खोलते ही रूपा और आकाश के मुंह उतर गए। दोनों मेरी ओर देखने लगे। रूपा बोली, आप कमाल करती हैं दीदी, पूरी दिल्ली में यही घटिया चीज़ें आपको हमारे लिए मिली। आकाश भी बोल उठा, दीदी ऐसे चीप कपड़े तो हमारी काम वाली बाई के बच्चे भी नहीं पहनते हैं। शर्म और अपमान से मैं क्षुब्ध हो उठी। यह सही था, कपड़े उनके स्तर के नहीं थे, परंतु ऐसा व्यवहार तो मैंने उनका पहली बार देखा था। दोनों पैकेटों को पलंग पर रख कमरे से बाहर निकल गए। मैं हैरान परेशान उन्हें देखती रह गई। जो भाई बहन मुझे इतना आदर और मान देते थे, वही सस्ते से उपहारों के लिए इतना सुना गए। मन खिन्न हो उठा। बहुत थक चुकी थी, वही पलंग पर लेट गई। न जाने कब आँख लग गई। शाम को आँख खुली तो कानों में रूपा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बालकनी से नीचे देखा तो रूपा एक लड़के से बातें करती दिखाई दी। लड़का बाइक पर बैठा था। हाव भाव और बातचीत से किसी निम्न वर्गीय परिवार का लग रहा था। अचानक उसने बाइक स्टार्ट की और रूपा को फ्लाइंग किस देता हुआ तेज गति से चला गया। यह सब देख मैं हैरान रह गई। अभी तो कॉलेज में रूपा का पहला ही वर्ष है। उसने अपनी आयु के 18 वर्ष भी पूरे नहीं किए। अपरिपक्व है। अभी से यह किस रास्ते पे चल पड़ी। फिर मैंने सोचा कि मौका देखकर बात करूंगी। मम्मी कमरे में चाय लेकर आ गई। मैंने मम्मी का हाथ पकड़कर, मम्मी आप यहीं बैठो, कहकर मैंने उनके लिए लाई साड़ी और पापा की शॉल का पैकेट उन्हें पकड़ा दिया। मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही थी। उन्होंने साड़ी और शॉल को उलट पुलट कर देखा, फिर बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी। अभी तेरे पापा ने रिटायरमेंट के अवसर पर महंगी साड़ियाँ दिलवाई हैं। और फिर पैकेट वही छोड़ किचन में चली गई। मैं शर्मिंदगी से उबर नहीं पा रही थी। मैंने सारे तोहफे समेटे और अलमारी के कोने में रख दिए। बड़ा नॉर्मल सा दिखने का अभिनय करते हुए मैं मम्मी के पास किचन में चली गई। मुझे देखते ही मम्मी बोली, अरे तू कमरे में ही आराम कर, यहाँ कहाँ चली आई। अब तो तू हमारी मेहमान है। यह सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैं मुंह फेर कर बर्तनों को उलट पुलट कर रखने लगी। मुझे वे दिन याद आने लगे जब मेरे किचन में जाने पर मम्मी आश्वस्त होकर निकल जाती थी। 2 घड़ी आराम कर लेती थी। कल तो मौसियाँ, चाची, बुआ सब मेहमान आ जाएंगे। फिर तो मम्मी को जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बड़ा मन कर रहा था कि माँ की गोद में सिर रख कर खूब रो लूँ, मन हल्का कर लूँ, पर माँ तो लगातार काम करती जा रही थी। बीच बीच में ससुराल के मेरे अनुभव भी पूछती जा रही थी। मुझे जो भी सूझता जवाब देती जा रही थी। मम्मी ने रसोई में पड़ा स्टूल मेरी तरफ खिसका दिया और बोली, थक जाएगी बेटी, जा। उनका यह मेहमानों वाला व्यवहार मेरे सीने में किसी कांटे की तरह चुभ रहा था। अगले दिन बहुत चहल पहल रही। घर में खूब रौनक हो गई थी। सबकी केंद्र बिंदु मैं थी। सभी ससुराल के अनुभव, पति, घर वालों के स्वभाव के बारे में पूछ रहे थे। मैं दिल में टीस छिपाए रटे रटाए उत्तर देती जा रही थी। कैसे बताती कि मैं पेड़ से टूटी शाखा और शाखा से टूटे पत्ते जैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। अपनापन पाने की कई परीक्षाएं दे चुकी हूँ, पर हर बार असफल होती रही। पापा का रिटायरमेंट का आयोजन बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। सभी लोग ने उनकी ईमानदारी की खूब प्रशंसा की। मैंने देखा पापा ने चेहरे पर खुशी का जो मुखौटा लगा रखा था, वह कई बार खिसक जाता तो चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिखने लगती। मैं जानती थी कि ये चिंताएं रूपा और आकाश को लेकर हैं, जो अभी कहीं सेटल नहीं हैं। उनकी शिक्षा, विवाह, नौकरी सभी कुछ अभी बाकी है। यह तो पापा की दूरदर्शिता थी कि वह समय पर यह मकान बनवा लिए थे, जिसकी छत्र छाया में उनका परिवार सुरक्षित था। अब तो फंड और पेंशन से गुजारा चलाना था। अगले दिन पापा केटरिंग वालों से हिसाब कर रहे थे। उधर मेहमानों की विदाई भी हो रही थी।
मेहमानों के जाते ही घर में सन्नाटा सा छा गया। सब थके हुए थे। दोपहर को थकान उतारने के लिए आराम करने लगे। मैंने इस आयोजन के दौरान एक बात और नोट की कि पूरे आयोजन में रूपा और आकाश का सहयोग नगण्य था। रूपा काफ़ी समय तो पार्लर में लगा आई, बाकी समय मौसी, चाची और बुआ से गपशप करती रही। आकाश भी मेहमानों के साथ मेहमान बना घूम रहा था। एक बार तो मैंने उसे बिल्कुल पड़ोस वाली प्रिया, जो उसकी ही हम उम्र थी, से इशारेबाजी करते भी देखा। देखने में ये बातें इस उम्र में नॉर्मल होती हैं, परंतु इन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई और जिम्मेदारी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उपहारों को लेकर किए इन दोनों के कटाक्ष एक बार फिर मेरी वेदना को बढ़ा गए। मन उचाट हो गया। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। रूपा और आकाश घर पर नहीं थे। मम्मी पापा सोए हुए थे। मैंने देखा पूरे कमरे की काया पलट हो चुकी थी। दीवारों पर हीरो हीरोइन की पोस्टर लगे हुए थे। फिर मैंने अपनी अलमारी खोली। इसमें मेरी बहुत सी यादें जुड़ी थी। अलमारी में रूपा के कपड़े और सामान रखा था। इधर उधर देखा। रूपा की अलमारी पर ताला लगा था। अचानक अलमारी के ऊपर रखी 2 गठरियाँ दिखाई दी। उतार कर देखी तो एक में मेरे कपड़े थे और एक में किताबें बंधी थीं। मैं उन्हें कहाँ रखूं? यही सोच रही थी कि रूपा के बाय कहने की आवाज़ आई। बालकनी में जाकर देखा। रूपा उसी लड़के की बाइक से उतरकर ऊपर आ रही थी। मुझे सामने पाकर चौंक गई। फिर नज़रें बचाकर अंदर जाने लगी। उसी समय आकाश भी किसी से मोबाइल पर बातें करता ऊपर आ गया। मुझे देख मोबाइल छिपाते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगा। मैंने उसे आवाज़ दी तो वह अनसुना कर गया। अब मेरा धैर्य भी जवाब देने लगा था। फिर भी मैंने यथासंभव खुद को सामान्य करते हुए बड़े प्यार से दोनों को पुकारा। रूपा तो अभी वही खड़ी थी। आकाश मुंह फुलाए आकर खड़ा हो गया। मैंने बड़े प्यार से दोनों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो दोनों ने संक्षिप्त उत्तर दिए और जाने लगे। मैंने आकाश से पूछा, यह मोबाइल तुमने नया खरीदा क्या, या पापा ने लेकर दिया? आकाश मुंह बनाकर बोला, पापा क्या लेकर देंगे, यह मुंबई वाली मौसी का बेटा अपना पुराना मोबाइल दे गया, मैंने अपनी सिम डलवा ली। मैंने कहा, ऐसे एकदम किसी से कोई चीज़ नहीं लेते, कम से कम मुझसे ही एक बार पूछ लेते। पापा को तो तुमने कहा ही नहीं होगा, वरना क्या वे मना कर देते? यह सुनकर आकाश ने मुंह बनाया। यह देख मुझे गुस्सा आया। फिर मैंने कहा, देख रही हूँ तुम दोनों 2 महीनों में ही बहुत बदल चुके हो। कह मैंने रूपा की ओर मुखातिब होकर पूछा, रूपा, यह लड़का कौन है जिसकी बाइक पर तुम आई थी? यह सुनकर रूपा गुस्से से फट पड़ी। क्या हो गया दीदी? वह सुधीर है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है। क्या हो गया अगर मुझे छोड़ने घर तक आ गया? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, रूपा, इन बातों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, भोली हो। अभी तुम दोनों को अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आकाश, रात में पानी पीने उठी तो तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा तुम अभी तक पढ़ रहे होगे, लेकिन खिड़की से देखा तो पाया कि तुम रात को 1 बजे तक टीवी देख रहे थे। तुम दोनों जानते हो कि पापा को तुम दोनों से बड़ी उम्मीदें हैं। उन्हें यह सब जानकर बहुत बुरा लगेगा। अभी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाओ। यह सुनकर आकाश बोला, दीदी, हम लोगों ने ऐसा क्या दुनिया से अलग कर दिया जो तुम हमें ताने मार रही हो? रूपा बोली, हमें यह बेकार की रोक टोक पसंद नहीं। अब अपना बहनजीपन हम पर मत थोपो। अपने ससुराल में जाकर यह रौब दिखाना। मैं यह सब सुनकर सन्न रह गई कि क्या ये वही रूपा और आकाश है जो हर काम मेरे से पूछ कर करते थे। दोनों मैथ्स और अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म कर दोनों को रात 1-2 बजे तक पढ़ाती थी, तब जाकर पास होने योग्य नंबर जुटा पाते थे। मैं इनका आदर्श थी। अब सबकी तेज आवाज़ सुन मम्मी भागती हुई चली आई। हम सबको आपस में उलझते देख हैरान रह गई। मुझसे पूछने लगी, क्या बात हो गई? मैं कुछ कहती उससे पहले ही रूपा चिल्लाने लगी, होना क्या है मम्मी? रेखा दीदी जब से आई है हमारी जासूसी में लगी है। कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं, हमारे कौन कौन से दोस्त हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी आकाश बोला, मम्मी, ज़माना बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं। इन्हें हमसे क्या परेशानी है, समझ नहीं आता। मेरा इतना अपमान होते देख मम्मी बौखला गई। मेरा हाथ खींचते हुए बोली, तो चल यहाँ से, काहे को चौधराइन बन रही है।
अब तू इनकी चिंता छोड़, अपनी ससुराल देख। मुझे किसी से कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं अपमानित सी खड़ी थी। शोर सुनकर पापा भी आ गए। बिना कुछ पूछे धीर गंभीर पापा मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। अपमान ने मेरे मुंह पर चुप्पी का ताला लगा दिया। पापा ने भी मुझे इस घटना से उबरने का मौका दिया। वे चुप रहे। थोड़ी देर बाद मैं उठकर लिविंग रूम के सोफे पर जा लेटी। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रात को डिनर के लिए मम्मी और पापा बारी बारी से मुझे बुलाने आए, पर मैंने भूख नहीं है कहकर मना कर दिया। रूपा और आकाश के अलावा किसी ने भी खाना नहीं खाया। मुझे रात भर नींद नहीं आई। यही सोचती रही कि यह मैंने क्या किया। आई थी इन सब की खुशियाँ में शामिल होने पर सारा माहौल को तनाव युक्त कर दिया। अगले दिन मैं जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो गई। मैंने सबके लिए चाय बनाई। रूपा और आकाश को आवाज़ देकर उनके कमरे में चाय देकर आई। मम्मी और पापा की चाय उनके कमरे में ले गई। होठों पर नकली मुस्कान लिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल दिखने का अभिनय किया। अपनी चाय पीते पीते मैं अपनी ससुराल के बारे में बिना उनके पूछे बात शेयर करने लगी। अपने देवर की शैतानियों के बारे में हंस हंस कर झूठी कहानियाँ सुनाने लगी। मम्मी पापा भी मेरे द्वारा बनाए माहौल को बनाए रखने में मेरा साथ देने लगे। यह देख मैं सोचने लगी कि हम हिंदुस्तानी औरतों को घर गृहस्थी की गाड़ी सुचारू रूप से चलाने के लिए अभिनय घुट्टी में पिलाया जाता है। कभी मायके की इज्जत रखने के लिए तो कभी ससुराल का मान सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा अभिनय कर जाती हैं। तभी रूपा कॉलेज के लिए तैयार होकर आ गई। उसे देखकर मैंने जल्दी से कहा, अरे रूपा, आज इतनी जल्दी कॉलेज जा रही है? 5 मिनट रुक, मैं तेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुझे आलू के पराठे पसंद है, वही बना देती हूँ। मगर रूपा मेरी बात अनसुनी कर मम्मी की ओर देखते हुए बोली, मम्मी आज कॉलेज में देर हो जाएगी। और फिर सीढ़ियाँ उतर गई। मम्मी और मैं देखते रह गए।